दखल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं आज जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, अगर मैं ये शेर ना पढ़ूँ उनके लिए तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जाहिर है ये शेर का मतलब ये है कि इंसान अगर मेहनत करे तो किसी भी मुकाम और मंजिल को हासिल कर सकता है। और मेडिकल की फील्ड में अगर हम पिछले करीब 40 सालों की बात करें तो डॉक्टर सुदीप सरन जी का जो नाम है, जो मुकाम है, वो यकीनन लोगों के दिलों पर है। उन्होंने 1969 में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की शुरुआत की। वो रहने वाले रामपुर के हैं और उसके बाद जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो उन्होंने एमडी मेडिसिन किया, लेकिन मंजिलें और मुकाम हासिल करने थे इसलिए आगे बढ़ते चले गए और अपने तमाम तजुर्बे में और इजाफा करने के लिए वो दिल्ली के बहुत सारे अलग अलग जो उस वक्त के भी बहुत बड़े हॉस्पिटल थे उसमें उन्होंने तजुर्बा हासिल किया। लेकिन कुछ और हासिल करना था, बरेली से सटा हुआ रामपुर है तो इसलिए वो बरेली आए और उन्होंने मिशन अस्पताल ज्वाइन किया। उसके बाद कुछ अपना करना था क्योंकि दिल में एक जज्बा था इंसानियत का, इसलिए उन्होंने 27 साल पहले लगभग सरन अस्पताल की नींव रखी। और वो उनके कई शौक़ भी हैं, उसका जिक्र भी करना ज़रूरी है, जो उनकी मेडिकल प्रोफेशन में भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब वो विदेश जाते हैं तो बरेली के लिए भी कुछ लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में नहीं हैं और उसका तजुर्बा वो बाहर हासिल करने बाहर जाते रहते हैं। उनका शौक़ भी घूमने का है, यही वजह है कि वो दुनिया के 81 मुल्कों को घूम चुके हैं और लगातार कई विषयों पर उनकी एक ख़ास रिसर्च भी है, बहुत सारे प्राइज़ मिले हैं, आईएमए के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं और लगातार तमाम एक्टिविटियों में उन्हें देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। मैं ये मानता भी हूँ, इस बात को कहता चलूँ कि मैं बहुत सारी बात नहीं कह पाया उनके तारुफ में, क्योंकि वो शख्सियत ही कुछ ऐसे हैं, जिंदा दिल शख्सियत हैं और नौजवानों के लिए जो उनका नाम है, जो पहचान है, वो भी बहुत बड़ी है। उनके परिवार में उनके बेटे और बेटी भी डॉक्टर हैं और उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं। तो हम आज तमाम विषयों पर उनसे बात करेंगे। एक सब छोटा सा तारुफ है, मैं मानता हूँ कि मेरे लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे, जो आपका तजुर्बा रहा 79 से अब तक का देखें तो बहुत लंबा सिलसिला है। मैंने एक शेर पढ़ा कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो जब दाना खाक में मिलता है तभी तो आगे बढ़ता है, जैसे आप बढ़ें। कुछ इजाफा करना चाहें अपने तारुफ में तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। अब्बास साहब शुक्रिया। दर्शकों का नमस्कार। जो आपने शेर पढ़ा, इतना वज़नदार शेर है, उतना वज़नदार में शख्सियत नहीं। जो अल्फाज आपने कहे, हकीकत तो यह है कि उन वज़नदार अल्फाजों के मैं उसके काबिल नहीं। छोटी सी शख्सियत हूँ, मेडिकल फील्ड में अपने फ़र्ज़ का मैंने पूरे शिद्दत से निर्वाह किया है, लोगों को प्यार किया, लोगों का प्यार पाया, अपने धर्म को निभाया, मरीजों का इलाज किया, उनका विश्वास अर्जित किया और जो विश्वास उनका है, मरीजों का विश्वास ही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। हाँ, इस मामले में मैं ज़रूर फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं हकदार हूँ ऊपर वाले के करम से कि लोगों का विश्वास एवं प्यार मुझको भरपूर मिला। धन्यवाद इस सब के लिए। जी, मैं शुरुआत अब आगे बढ़ूँगा। जाहिर है कि ज़रूरी भी है, आप जैसी शख्सियत जो इस मुकाम पे पहुंची हैं, जिन्होंने बरेली के कोई भी ऐसे डॉक्टर नहीं, शायद कोई शख्स भी ऐसा ना हो जो इतने मुल्क घूम चुका हो और इतनी जगह रिसर्च पेपर, इतनी जगह रिसर्च करा हो और इतने तजुर्बे हासिल किया हो। लेकिन अब मैं ज़रूरी बात करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी बात तो वो भी है जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ये जो सफ़र है 1969 से शुरुआत जो होती है, वो कैसा रहा अब तक का, उस पर थोड़ा सा पहले रोशनी डाल लें, उसके बाद हम 2-3 सवाल एज ए प्रोफेशनली करेंगे। इस सफ़र की जब शुरुआत की थी तो मैंने एक उसूल बनाया था, गर्दन हमेशा ऊंची तरफ रखनी है, झुका के कभी नहीं। और ऊंचा जो व्यक्ति आसमान को देखता है
वो तमन्ना हमेशा उड़ने की रखता है। मैंने भी वही तमन्ना रखी थी। जितने मेरे पंख थे, जितना मैं उड़ सकता था, मैंने ऊंचाई उतनी हासिल करने की कोशिश की और ईश्वर के करम से चाहा तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। जज्बा होता है अब्बास साहब तो कहीं ना कहीं तो जरिया बनता ही है। खुदा का फजल हो, आपका जुनून हो, आपकी शिद्दत हो, आपके अंदर मोहब्बत हो, तो आपका अगर कोई आपने अपना एक फ़ैसला किया है तो उसे पा के रहेंगे, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, बिजनेस हो या कोई और भी वेंचर हो। जी, मैं अब यहाँ से बात शुरुआत करूँगा। जज्बा जुनून तो है, तभी तो इस जगह पर हैं आप। डायबिटीज़ से शुरुआत करते हैं। आज ये कहा जाता है और ये रिसर्च भी है कि हर चौथा शख्स डायबिटीज़ से ग्रस्त है। इसमें ना आज उम्र की बाधा है, ना कोई सीज़न, ना कोई वक्त रह गया है। कभी भी किसी को डायबिटीज़ हो जाता है और जेनेटिकल है और भी बहुत सारी वजहें हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है? इस समय चाइना में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, करीब 80 मिलियन, और हिंदुस्तान में हमारे इस समय करीब 65 मिलियन मरीज़ हैं। और सन 2025 तक हम लोग चैम्पियन होंगे, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मरीज़ होंगे। आपका तो सवाल यूँ है कि हिंदुस्तान में इतने मरीज़ क्यों? जवाब सिलसिलेवार दूंगा। पहली बात तो जेनेटिक कंपोजिशन के हिसाब से एशियन कंट्रीज दे आर जेनेटिकली प्रोन टू डेवलप द डायबिटीज़। पहला मेरा जुमला ये होगा कि डायबिटीज़ ये खुदा का करम है, या आप जिसमें कह लीजिए खुदा की देन है कि हमारे जीन्स में डायबिटीज़ पैदा होने की संभावना कहीं ज़्यादा है यूएसए और कनाडा के मुकाबले। बात नंबर 1। बात नंबर 2, हमारे यहाँ अब बच्चे भी डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, बड़ों की तो बात छोड़ दीजिएगा। दूसरी बात यह है, अब डायबिटीज़ 20, 25, 30 साल पे भी हमारे हिंदुस्तान या एशियन कंट्रीज़ में अब बहुत ज़्यादा मिलती है। बात नंबर 2, हमारे खाने में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि हम या तो रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट होता है। और जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के खाने में केवल वो लोग मीट खाते हैं, और केवल मीट खाने से केवल और केवल प्रोटीन होती है। कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा कंजम्पशन करना डायबिटीज़ को बढ़ावा देता है, डायबिटीज़ को पैदा करता है। तीसरी बात यह है, मीठे का सेवन भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खाना खाने जैसे पुराने ज़माने के लोग बलिस भर तो रोटी खाते हैं, उसके बाद में 4 तरह के मिष्ठान खाते हैं, तो ये सब गलत है। इसके बाद अगला पॉइंट पे मैं आता हूँ। बाहर के कंट्रीज़ में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं। बात साहब, मैं आपको बात बता दूँ, हर आदमी 5 डेज ए वीक होता है, और जिम करना या दौड़ना या एक्सरसाइज करना उनके जीवन की शैली में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम लोगों के जीवन में संडे को अपने सारे कपड़ों को धोना या प्रेस करना या अपने आप को टाइडी करना। उन लोगों के यहाँ पर चूँकि उनकी लिविंग इतनी टाइडी होती है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। वो लोग सैटरडे संडे को ख़ास तौर से जिम, दौड़ना, स्विमिंग, बोटिंग, फिज़िकल करते रहते हैं। कुल मिला के फिज़िकल हेल्थ अवेयरनेस उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। हर आदमी फिज़िकल एक्सरसाइज करता है और वर्किंग भी बहुत ज़्यादा करता है। हम लोग एक्सरसाइज की मामले में यंगस्टर ज़रूर हैं, अपनी बॉडी बनाने के लिए करते हैं, अदरवाइज़ बाकी लोग एक्सरसाइज के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, खान पान पे ध्यान नहीं देते। इसके अलावा जो हमारे यहाँ अल्कोहल कंजम्पशन है, बाहर के कंट्रीज़ में अल्कोहल इस्तेमाल नहीं होता है। बाहर के कंट्रीज़ में वाइन पी जाती है। वाइन हार्ट के लिए, वहाँ उसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि हार्ट के लिए प्रोडक्टिव होती है। उसके अंदर एंटीटॉक्सिफाइंग एजेंट होते हैं, जबकि अल्कोहल हमारे लिवर के लिए टॉक्सिक है, और अल्कोहल सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये मोटे मोटे से प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से हमारे डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है और बढ़ती तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, और हम 2025 तक नंबर 1 हो जाएंगे। नंबर 1 हो जाएंगे, ये एक अफसोस की बात है। यस, हम हर चीज़ में तो चैम्पियन, हर आदमी चाहता है गोल्ड मेडल से जो चैम्पियन बने,
और चीज़ों में तो हम शायद नहीं हो पा रहे हैं, हाँ इसमें हो जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी बुराई है। अब मैं बस इससे जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल और करूँगा, उसके बाद दूसरे विषय पर आऊँगा। डायबिटीज़ हो जाती है, फिर इंसुलिन और तमाम चीज़ें, क्या इंसुलिन एक कारगर रास्ता है या और भी कुछ रास्ते बचते हैं? आप मुझे दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, और अब मैंने ये चश्मा अपना उतार दिया, अब आपका चेहरा धुंधला हो गया। कारण क्या है कि चश्मा मेरे शरीर की आवश्यकता है। मेरे निगाह कमज़ोर होने लगी, मेरे पे नंबर जब मैंने शुरुआत हुई थी तो 0.5 नंबर था, फिर 1 नंबर हुआ, फिर 2 नंबर हो गया, फिर 3 नंबर हो गया, क्योंकि आंखों में तब्दीलियां हो रही हैं। इसी प्रकार प्रश्न ये है डायबिटीज़ होती क्यों है। शरीर के अंदर पैंक्रियाज नाम की एक ग्लैंड होती है, करीब 1.5 किलो उसका वजन होता है, उसमें से इंसुलिन हार्मोन बनता है। इंसुलिन हार्मोन एक तरह से स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। जब भी हम कुछ खाते हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में एब्जॉर्ब होकर रक्त में आता है, और जैसा रक्त का लेवल बढ़ता है इंसुलिन उसको टिश्यू में पहुंचा देती है, नॉर्मल बनाए रखती है। अब जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो जब खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ेगा, वो नीचे आएगा ही नहीं आएगा। तो ये आवश्यकता है इंसुलिन की। 40 यूनिट्स डेली बॉडी में रिलीज होती है। जब हमको डायबिटीज़ हो जाती है तो 40 की 30 रह जाती है, 30 की 20 रह जाती है, और 20 की 10 रह जाती है, और आगे चल के ख़त्म हो जाती है। तो शुरुआत के दौर में तो टैबलेट्स काम करती हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि एक बार इंसुलिन स्टार्ट हो गई तो फिर तो इंसुलिन होगी। अरे भाई, आपके बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं। जब है ही नहीं तो ये हम लोगों के परिभाषा में इसको सब्स्टिट्यूशन थेरेपी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन थेरेपी का मतलब यह है 40 यूनिट इंसुलिन चाहिए, आपकी बॉडी में 20 यूनिट है, 20 तो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। आप नहीं लोगे तो आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहेगी, जब बढ़ी रहेगी तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हम हिंदुस्तानी केवल अपना इलाज तभी करते हैं जब हमारे शरीर में कोई परेशानी है। हमें सर में दर्द हो रहा है, हमें उल्टी आ रही है, बुखार आ रहा है तो जाएंगे। लेकिन अगर ब्लड शुगर मेरी 250 और 300 है और मुझे शारीरिक कष्ट नहीं है तो मैं कहूँगा अरे क्या करना है, बोले तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैंने एक मकान बनाया और मेरे मकान के जो पाइपलाइन जा रहे हैं उसके अंदर साफ पानी अगर नहीं प्रभावित होगा, गंदा पानी होगा, तो मेरी पाइपलाइन 2-3 साल में चोक हो जाएंगी। बस यही होता है कि अगर ब्लड शुगर बढ़ी हुई है उस समय कोई आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन 2-3-4 साल में आपकी पाइपलाइन चोक हो जाएंगी, आंखें खराब होने लगेंगी, हार्ट अटैक होगा, गुर्दे फेल हो जाएंगे और ब्रेन का हेमरेज हो जाएगा। आमतौर पर मान के चलिए अगर 10 साल की डायबिटीज़ है तो गुर्दे तो प्रभावित होंगे ही, कम या ज़्यादा। अगर ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ी रही तो आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे, आप डायलिसिस पे जाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि सब ठीक ठाक थे, एकदम ही पता लगा गुर्दे फेल हो गए और 2 महीने में मरीज डायलिसिस के ऊपर आ गया। ऐसा नहीं है। आग तो सुलग रही थी पहले से, और जब सुलग रही थी तब तो फन्ने कहाँ बने हुए थे, ध्यान ना दिया। और जब शरीर ने विद्रोह कर दिया, एक गदर कर दिया और उसने कहा कि ले मेरी परवाह नहीं करी, अब मैं दिखाता हूँ, और जब उसने अपना रौद्र रूप दिखाया तो वो एकदम सैलाब आता है। और जब सैलाब आता है लोग कहते कि अचानक से हो गया, अचानक से नहीं होता। इसके बीज तो बहुत पहले से बोए रहते हैं तब, लेकिन शरीर में कोई कष्ट नहीं होता तो हम परवाह नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है, हिंदुस्तान में हर दूसरा आदमी डॉक्टर है और तीसरा आदमी राय बहादुर राय देने वाला। और डायबिटीज़ के मामले में सबसे बड़ी बात, एक बात आपको बता दूँ, ट्रेन में आप बैठे हुए और आपका सफ़र नहीं कट रहा है, ठीक है ना, तो इतना कह दीजिए कि मुझको डायबिटीज़ है। जितने लोग बैठे होंगे सब कोई ना कोई अपना मशवरा आपको परोस देंगे, बगल वाले भी आ जाएंगे, कोई ये नुस्खा बताएगा, कोई वो नुस्खा बताएगा, दुनिया भर के नुस्खे। एक बात बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, कोई नुस्खा कभी कामयाब नहीं है, सब मन का भ्रम है। हम हिंदुस्तानी इधर उधर की बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, डॉक्टर की बातों पर कम करते हैं। और हम तब करते हैं जब गाड़ी गुजर जाती है और बाद में कहते हैं कि साहब भाई गुर्दे फेल हो गए, डॉक्टर बचा नहीं पाए, डॉक्टर ये नहीं कर पाए, डॉक्टर वो नहीं।